प्रोग्राम के दूसरे से मैं आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलों पर गुफ्तगू कर रहे थे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारा एक सिलसिला है जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, और इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि हम बात करें आपके नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। और इतने दिलचस्प और इतने गैर मामूली केसेस सामने आए हैं कि हमें शायद यकीन नहीं था कि इनका भी इलाज मुमकिन है। और जिस ज़ाविये से हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल को देखा जाता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम के ज़रिए आगाही लोगों तक पहुँचाएँ कि दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाले या नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाले जो मसाइल हैं, एक तो ये चीज़ कि उनका इलाज मुमकिन है, और दूसरा ये कि हर बीमारी को पागलपन से करार दे देना कि वो पागलपन है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो इसी हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि सिलसिला रखा जाए, और हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं नफ्सियाती मसाइल के हवाले से, और उनके पास जिस तरह के केसेस आ रहे हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, ये एक तो काबिल इलाज है, और दूसरा कि इनका बड़ा शाफ़ी इलाज होता है। जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। डॉक्टर अवैस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के मामला और दीगर मामला भी देखते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अवैस मौजूद होंगे, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अवैस प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और बज़रिया स्काइप हमारे साथ डॉक्टर शफ़ीक यासीन मौजूद हैं, होंगे आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर शफ़ीक यासीन एक माहिर साइकियाट्रिस्ट हैं, आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं काम के सिलसिले में, और पुर्तगाल से हमारे साथ मौजूद होंगे स्काइप के ज़रिए, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे दोनों मेहमानों से जो नफ्सियाती मसाइल हैं उस पर। तो डॉक्टर साहब आपसे कुछ देर बाद साथ होंगे। डॉक्टर अवैस से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जी अवैस साहब, अब ये फरमाइए कि पिछली जो नशिस्त थी उसमें कुछ केसेस ख़ास तौर पर जिनों के हवाले से और उसके हवाले से माशाल्लाह काफ़ी आपका तजुर्बा हुआ, आमना सामना हुआ, और आपने इलाज भी उनका किया, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट जो यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है उसमें हो रहा है। तो बहुत सारे सवालात इस हवाले से मौसूल हैं। मैं चाहूँगा ज़रा मज़ीद इसके बारे में बताइए, वो ख़ास तौर पे वो जो इंडिविजुअल जिसका आप बता रहे थे, वो जो केस था बच्चे का ख़ास तौर पे, जो कि 8 या 10 साल उसकी ग़ालिबन उम्र है, और जो कुछ हमने देखा अपनी आंखों से, तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। ज़रा मैं मज़ीद चाहूँगा ज़रा उस बच्चे के हवाले से, कंडीशन क्या है और किस हद तक बेहतरी अभी आई है। जी जी बिल्कुल यासिर भाई, वो केस हमारे पास कुछ इस तरह था। जब वो मेरे पास आया है तो उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, और बहुत आउट, बिल्कुल एक अजीब सी आवाज़ थी, एक अकड़ना था, मतलब सारे सिम्टम्स इस तरह के थे कि जो भी देखता था वो फैमिलीज़ में से या उन रिलेटिव्स में से सब ये कहते थे जिन्नात का मसला है। लेकिन उनकी जो फैमिली में से मदर और सिस्टर वगैरह थी, वो कहती थी कि नहीं, हम इसे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को दिखाएंगे, जो वो डिसाइड करेंगे फिर हम वो करेंगे। तो जब वो हमारे पास लेके आए तो उस बच्चे को बहुत एग्रेसिव था, मार रहा था, चीज़ें तोड़ फोड़, और बहुत बुरी हालत थी उसकी। तो मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरी थी उसके साथ। मैंने जब उनसे बात की तो फिर उसके अंदर वो जिन हाजिर हुआ, और उस जिन से मेरी बात हुई। मैं कहा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर उसने बताया कि मैं इस तरह आया हूँ और मैंने ये किया है, और वो सारी कंप्लीट मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई। होने के बाद उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया, एडमिट किया उनको। 15 डेज़ वो मेरे पास एडमिट रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कल जब वो डीसी हुए हैं मेरे पास से, तो ना जिन था ना कोई इस तरह की कोई चीज़ थी, और माशाल्लाह 100% बच्चा वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और 15 डेज़ जो ट्रीटमेंट उसका चला, उसमें साइकोथेरेपी भी थी, उसमें मेडिकेशंस भी थी, फिर उसकी मूवमेंट्स भी थी, उसके लिए गेमिंग्स भी थे, टीवी टाइम भी था, लूडो गेम्स थी, एक्सरसाइज थी। तो ये सारा एक पूरा प्रोसीजर लेके हम उसके साथ चले, और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो बच्चा बिल्कुल 100% फिट होके मेरे पास से गया है। बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है, कहने की बात ये कि हर चीज़ जिन नहीं होती, जी बिल्कुल, दिमागी बीमारी होती हैं। हम मना नहीं करते हैं, लोग अक्सर कह देते हैं, मुफ्तियान अकराम अक्सर कह देते हैं डॉक्टर्स तो इन चीज़ों को नहीं मानते। देखिए हम मानते हैं, कुरान में जिक्र है उनकी एक अपनी दुनिया है, हमारी एक अपनी दुनिया, ठीक है ना। ना हम उनको तंग करते हैं ना वो हमें तंग करते हैं। असल में इशू ये होता है कि दिमागी बीमारियां हैं सारी। अगर 100 केस है ना, उसमें से कोई एक केस या कोई हाफ पॉइंट पे जाके शायद कुछ 19-20 हो, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी दिमागी बीमारी होती है, शायद कुछ हो सकता है। और उसके अंदर भी, उस केस में भी कुछ ऐसा ही था
और वो ही सारी चीज़ें फिर पिछली एक प्रोग्राम में हमारी बात भी हुई थी, फैमिलीज़ के अंदर जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं ना, वो फैमिलीज़ के अंदर बच्चा फील कर रहा होता है, कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो उन चीज़ों को फील करना शुरू कर देते हैं, वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, घर में सही टाइम ना देना, बाहर ना जाना, खेलना नहीं, वो माँ बाप के उस रवैये की वजह से इस हद तक तंग हो जाते हैं कि वो सारी चीज़ें उसको फिर अपने ऊपर फील होना शुरू हो जाती है, तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो ये इस तरह की फेस पे जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया छोड़ देते हैं और एक कमरे से महदूद हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते, खामोश बैठ जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी दिमागी नफ्सियात का मसला होता है। इसलिए कहा जाता है कि आपस में अगर आपकी किसी बात पे डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप एक कमरे के अंदर बंद करके आपस में बात करें, बच्चों तक ये असर ना मुंतकिल हो। उसी बच्चे का भी इशू यही था कि वो था, उनका साथ हुई आपस के मामलात, उसने स्कूल गया, स्कूल में उसके साथ दोस्तों ने हंसी मजाक किया, उसको वो चीज़ें बुरी लगी, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, उसने घर में रहना, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, और ये सारी चीज़ें हुई। तो देखें, हर एक चीज़ का ताल्लुक दिमाग का जो एक रिलेटेड है ना, लोग अक्सर कहते हैं कि ये इसका ये जादू करा दिया, ये करा दिया, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। देखिए, इतना टाइम आजकल मैं नहीं समझता कि किसी के पास है कि कोई जाएगा और इस तरह की चीज़ें कराएगा, जबकि इस्लाम में तो सख्त तरीन हराम है करने वाला और कराने वाला। ठीक है, तो मेन इश्यूज जो हैं वो यही हैं कि दिमाग से रिलेटेड ये बीमारियां होती हैं और हम इसे दूसरे नेगेटिव इफेक्ट दे देते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास परसों एक और इसी के साथ बच्चा एक और एडमिट था, उनके साथ ओवर ईटिंग का इशू था, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग थी, हाथ पांव मुड़ जाते थे, थोड़ा सा चलता था सांस बहुत फूल जाता, बहुत ज़्यादा ओवर वेट था, 12 साल की उम्र थी उसकी और 84 के करीब उसका वेट था। तो एक टाइम में 6 से 8 रोटियां उसके लिए कोई मसला ही नहीं थी, और वो भी होटल की जो मोटी वाली आती है, वो नॉर्मली घर की नहीं। तो इस तरह की उसकी ओवर ईटिंग थी और उसको फील ही नहीं होता था कि मैं कितना खा रहा हूँ और कितना नहीं खा रहा। उस वजह से उसकी सांस फूलने लगा, हाथ थोड़ा सा चलता था सांस फूलता था, हाथ पांव मुड़ जाते थे, बेहोश हो जाता था। इस तरह की काफ़ी लंबी उनकी हिस्ट्री चल रही थी। वो भी हमारे पास एडमिट थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी कम्प्लीटली ट्रीटमेंट हुआ है। कल उनकी भी डीसी उनको किया गया है, तो एक लिमिट पे उनकी डोज आई है, हद तक कि उसका जब मैंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया तो उसमें उसका टीजी ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे, जो कि हम आपको नॉर्मल अगर उसमें बताएं तो टीजी उसे कहते हैं हम, जो खून की शरियान है उसके अंदर चर्बी का जम जाना होता है, ट्राइग्लिसराइड। अब उसके वो ट्राइग्लिसराइड इतने बढ़े हुए थे, उसको वो कंट्रोल किया गया, वो सारी चीज़ें करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे का वेट भी तकरीबन 67 पे था। और क्योंकि उसको एक्सरसाइज कराई गई प्रॉपर तरीके से, उसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से देखा गया, मेडिकेशंस वगैरह दी गई उसकी हेल्थ को लेकर, तो वो बिल्कुल सेट था। कल उसकी फैमिली बड़ी वो थी, मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, हम बच्चों को लेके ख़ास तौर पे इस टाइम जो इन्वायरमेंट चल रहा है, आईक्यू असेसमेंट का चल रहा है, आईक्यू लेवल बच्चों का कम होता है और हम उनसे उम्मीदें इतनी लगा लेते हैं कि ये पायलट बनेगा, ये जहाज उड़ाएगा। जरूरी नहीं है कि तरक्की जहाज उड़ाना ही है, बहुत खूब बड़ी अच्छी बात आपने की। तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा डॉक्टर ही बने, हो सकता है वो इंजीनियर बन सकता हो सकता है कि वो किसी और काम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जा सकता है, मीडिया को ज्वाइन कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकता है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो मैंने देखा है, यहाँ बच्चों से नहीं पूछते कि आपने क्या बनना है, हम बताते हैं आपने ये बनना है। जब हम बताते हैं ना, तो अभी हो सकता है उसका माइंड था किसी फोर्स को ज्वाइन करने का, किसी चीज को ज्वाइन करने का, तो हमने उसके ऊपर एक फिक्स कर दी है, कंडीशन लगा दी कि आपने यही करना है। अब हो सकता है उसका माइंड ना हो, तो वो फिर चीजें अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये मेंटली डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये इन सारी की तरफ इंसान चला जाता है। बच्चों के अंदर ये आजकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं। और फिर हमारे पास जो अभी इस टाइम साइकोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर पीएचडी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और वही सारी चीज़ों की जो इनकी साइकोथेरेपी हो गई, आईक्यू असेसमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें वो खुद देख रहे हैं। फिर डॉक्टर खालिद होते हैं हमारे पास, डॉक्टर हारिस हैं, डॉक्टर कमाल हैं, ये सारे हमारे पास एक कंप्लीट डॉक्टरों का पैनल होता है, जिसको लेके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है। कंडीशंस जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं, उसी हिसाब से वो देखा जाता है। अच्छा, अभी साहब ये बताइए कि ये
जो ख़ास तौर पे कुछ चंद एक प्रॉब्लम है उसकी सवालात इस हवाले से मौसूल हुए कि लोगों को अब समझ में आ रहा है। किसी के साथ मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, किसी को नाम रखने में, याद रखने में दुश्वारी हो रही है, कुछ किसी को किस तरह के प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों ने कहा ये पहले शायद हमारे साथ प्रॉब्लम्स नहीं थे लेकिन अब ये होना शुरू हो गए हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, वी ऑल नो। लेकिन इसको क्या ट्रीट किया जा सकता है? थ्रू थेरेपी, स्पीच थेरेपी या डायलॉग के ज़रिए क्या ये ट्रीटेबल हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बीमारियां इस हद तक उनको क्योर किया जाता है कि जिसमें सिर्फ आपको बताना होता है कि आपने करना कैसे। बिल्कुल, ये ज़रा फरमाइए। देखिए इसके अंदर साइकोथेरेपी जो हमारे पास होती है तो हम उसी के अंदर ये सारी चीज़ें असेस कर रहे होते हैं कि आपके अंदर क्या चीज़ है ऐसी जिसकी आप वीकनेस फील कर रहे हैं जी। अगर कुछ बाज़ात होता है कि कुछ लोगों को नाम याद रखने में इशूज़ होते हैं, अक्सर एक ख़ास इशू आता है कि चाबी कीज़ रख के भूल जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। मेरे फादर तो मुझ पर अक्सर इस बात पे भी गुस्सा होते हैं कि मैं चाबी कभी भी जगह पे नहीं टांगता, कहीं भी रख बिल्कुल देता सही। हूं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो रही होती हैं। फिर इससे रिलेटेड नेम्स का है, नाम याद नहीं रहते या कोई भी चीज़ कहीं जाना है अगर उनको एक स्पेसिफिक है तो सारी ये दिमागी कमज़ोरियाँ भी होती हैं और साइक से रिलेटेड भी होता है कि नफ्सियात से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर साइकोथेरेपिस्ट जो है हमारे पास वो इन सारी चीज़ों की असेसमेंट करते हैं। करने के बाद देखा जाता है कि पेशेंट्स के साथ जो डिजीज़ है वो किस चीज़ की है। ठीक है। क्योंकि देखें एक चीज़ बाजू का एक चीज़ छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम 1 से 2 टैबलेट देते हैं उसकी वजह से वीकनेस ख़त्म होती है तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आजकल हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, सारा दिन हम बस काम 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 कंटिन्यू, अपने लिए टाइम नहीं है हमारे पास। सुबह होती है, रात किस टाइम होती है कुछ नहीं पता होता। जबकि हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये बंद भी मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस पे चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें होता ये है कि अगर आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें ना, जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आप थोड़ी सी वॉक करें। सुबह के टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, फजर का टाइम है, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आप वॉक करें तो उससे थोड़ा सा आप मेंटली तौर पे फ्रेश होते हैं। जी बिल्कुल। आप ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं जिससे सारा दिमाग के ऊपर लोड है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, वीकनेसेस फील होना शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल हैं और इसको क्योर किया जा सकता है। ख़ास तौर पर अभी जैसे ये बात हो रही थी, कुछ लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं तो बहुत ज़्यादा जी ओवरवेट हो गए। अब जब उनसे दरियाफ्त किया तो पता ये चलता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं और फिर अननेसेसरली खाना शुरू कर देते हैं। क्या इसको क्योर किया जा सकता है? क्योंकि खातून हैं, उन्होंने कहा नाम तो डिस्क्लोज ना करें लेकिन ये सवाल ज़रूर कर लें, तो चलें ये अच्छी बात है, ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए। क्या ऐसे केसेस भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के केसेस भी होते हैं। वेट जो बढ़ रहा होता है, जैसे मेरा खुद वेट ज़्यादा है, आपकी तो काम की नौयत ऐसी, हम बैठे रहते हैं सारा दिन, रात में भी यही क्लिनिक है तो हम बैठे रहते हैं, लेकिन इस तरीके की हैबिट्स भी अच्छी नहीं होती। अभी होता ये है कि ओवर ईटिंग से स्टार्ट होंगी, आपकी एंजाइटी जब बढ़ती है, डिप्रेशन में हो या एंजाइटी जब बढ़ जाए तब आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ ले रहे हैं, रात में लेटे हुए तो चिप्स वगैरह चल रहे हैं, सुबह का टाइम है, लेट उठना लेट सोना। टाइम का जो मैनेजमेंट है ना, अगर आपकी सोने की टाइमिंग प्रॉपर है, बिल्कुल आप प्रॉपर रात की नींद, गहरी नींद 7 से 8 घंटे प्रॉपर ले रहे हैं तो आपका वेट काफ़ी हद तक फिट भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे, ओवर ईटिंग का इश्यूज भी नहीं आएंगे। क्योंकि आपकी देखिए साइकिल है, रात एक अल्लाह ताला ने बनाई है सुकून के लिए, सोने के लिए। आप गहरी नींद रात में ले लेते हैं तो फिर पूरा दिन आपका एक्टिव रहता है। और हमारे पास होता ही है कि हम पूरी रात कान में हमारे हैंड फ्री लगी हुई है, ईयरबड्स लगे हुए हैं, मोबाइल की लोकेशन ऐसी होती है, इतना करीब मोबाइल होता है, आपकी जो नेक की मूवमेंट्स है वो चेंज होती है, आपकी सर्वाइकल जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। और जब हम इतने क्लोज से कोई चीज़ भी देखेंगे, लाइट्स ऑफ होती हैं, और आजकल जो ज़्यादातर बच्चों में और बड़ों में और लड़कियों के अंदर भी रुझान बहुत है पबजी गेम का। जी। जबकि कई 100 बार इसके प्रोग्राम्स भी किए गए, हमने भी बहुत प्रोग्राम्स किए हैं पबजी को लेके, कि ये मेंटली डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो प्लान्स देते हैं, लोग इस बारे में सोच रहे हैं। पिछले दिनों भी एक सुसाइड अटैम्प हुई है इसी वजह से। तो कितने केसेस हैं। मैं पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में था, उस हॉस्पिटल में तो मेरे पास एक केस आया था। अब वो बच्चा बेसिकली सोया हुआ है,
लेकिन उसका दिमाग और वो कंटिन्यू फायर करो, ये करो, वो करो, ये कंटिन्यू चल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे तकरीबन 2-3 महीने से वो कंटिन्यू गेम चल रही है उसकी, 4-4 6-6 घंटे कंटिन्यू वो गेम खेलता था। तो कहने की बात ये है कि जब आपके दिमाग पे इस तरह की चीज़ें असरअंदाज होंगी तो फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। और हम पहले जो था कि मोबाइल पेरेंट्स देख लेते थे, अब पेरेंट्स करते क्या हैं, ज़्यादातर पेरेंटिंग भी होनी चाहिए। बेसिकली देखें, खाली बच्चों का कसूर नहीं होता, काफ़ी हद तक हम माँ बाप भी गलत होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ बच्चा रोया, आपने उसको चुप कराने के बजाय मोबाइल आपने उठाया मोबाइल उसको दिया और कार्टून लगा के हाय दे दिया। हाय ऐसा ही अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बाप को, घर को छोड़ दिया, जो उसकी एक्टिविटी थी वो सब खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक वो सब खत्म करने के बाद वो एक मोबाइल है उसके पास, उस मोबाइल में वो लगा हुआ है, उसकी वजह से उसकी आई सेट के ऊपर भी फ़र्क आ रहा है, IQ लेवल के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, जी फिर उसकी बिहेवियर के ऊपर चेंजेस आ रही हैं। तो ये बहुत सारी चेंजेस आती हैं। बिल्कुल ऐसा और फिर फैमिलीज शिकायत करती हैं कि बच्चा टाइम नहीं देता, बच्चे को टाइम आपने खुद नहीं दिया। बिल्कुल सही आप स्टार्टिंग के 8 से 10 साल बच्चे को टाइम दे, जी बच्चा कब्र तक आपको टाइम देगा। वाह क्या ठीक अच्छी है ना? बात आपने की। आज आप उनसे टाइम नहीं दे रहे, आज आपने उसके हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, कल उसने फिर मोबाइल ही उठाना है, माँ बाप को तो नहीं उठाएगा वो। बिल्कुल ऐसा ही तो आपने ये बिल्कुल बड़ी सही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हम इन सारी चीज़ों को बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। तो इसको बच्चों को टाइम देने का टाइम है। किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो अब चलें, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ख़ास तौर पे भी जो हमने देखा कि जिस तरह बच्चों की ट्रीटमेंट हो रही है अब तो बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब कैसे और कौन लोग हैं जो अप्रोच कर सकते हैं, ज़रा इस हवाले से बताएं क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी भी लोग अपने प्रॉब्लम डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन आप देखें साथ में कंडीशन भी लगा रहे हैं कि नाम डिस्क्लोज ना बिल्कुल। करें। कैसे इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, कैसे बताया जाए लोगों को कि ये जैसे दीगर जिस्मानी बीमारियां हो सकती हैं उस तरह जहनी बीमारी हो सकती बिल्कुल है। ऐसे ही। जैसे काम के स्ट्रेस के हवाले से हम खुद काम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो ये तो किसी के भी साथ हो बिल्कुल, सकता ये है तो कोई वो लेकिन ही नहीं उसको है। कैसे फिर अलाइन किया जाए अपनी लाइफ के साथ, कैसे सिंक किया जाए, इसकी काउंसलिंग भी होती है और मेरे ख्याल में सर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो काउंसलिंग ही है। अब मैं बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को देखा, बड़े अच्छे स्टूडेंट लाइफ गुजारा लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इतने कामयाब नहीं हो पा रहा है और जब वो नहीं हो पा रहा है तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि उनको एहसास कमतरी जो है वो लाक होती चली जा रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, डॉक्टर शफीक यासीन साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो हमारे साथ स्काइप के जरिए होंगे। डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यासिर? आई एम गुड, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैन यू सी मी और जस्ट हियर? यस यस, आपकी आवाज़ हमें आ रही है और स्क्रीन भी अपेयर हो जाएगी और जब तक ये तो डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। और डॉक्टर साहब अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले अवैस के साथ हमारी कि बच्चों के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो शफीक यासीन जो यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे बड़ा काम हो रहा है और बड़ा अच्छा एक केस अभी कुछ दिन पहले एक आया हुआ था जिसके बारे में डिस्कशन हुई और अब वो डिस्चार्ज भी हो गया है और 100% जो है वो रिकवरी पे भी है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो कि बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है और बच्चों के हवाले से तो बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं, ये सबको क्योर किया जा सकता है, काउंसलिंग के ज़रिए मसला हल हो सकता है। ये मौजूद था अभी कुछ देर पहले ज़ेर बहस था जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। जी क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इस बारे में देखें, ये तो फैक्ट है कि हर एक को सिर्फ काउंसलिंग से क्योर नहीं किया जा सकता। जी यासिर, जी प्रॉब्लम अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव है जिसमें दवाइयाँ आ जाती हैं। राइट लेकिन अगर स्टार्ट में अगर कोई पेशेंट आता है जिसमें प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है और इतना ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है तो फिर काउंसलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है ना कि पाकिस्तान में शायद हम 4-5 दफ़ा पहले ही बात कर चुके हैं और अभी मैं आयरन में हूँ तो इसका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एहसास होता जा रहा है कि पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन है, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, मौलाना के पास चले गए और एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें और स्टिग्मा, इसकी ये सारी चीज़ें इतनी नेगेटिव हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से कि लोग जो है ना सही टाइम पे डॉक्टर्स को दिखाते नहीं है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाते नहीं है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों को नहीं दिखाते। बिल्कुल ठीक यहाँ है। पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस जो है जिससे कहते हैं कि हम बीमारी अगर देर से डॉक्टर के पास आए तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होके आती है।
फिर जी। वहां पर सिर्फ साइकोथेरेपी काफी नहीं होती हम्म। और कई दफा हमें फिर दवाइयों पे जाना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर इत्तेफाक से ये हफ्ता भी मेंटल हेल्थ वीक है बेसिकली। जी। 10 जी। अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। तो इस हवाले से यहाँ पर भी कई चीजें हुई और पाकिस्तान से भी कॉल्स आ रही थी और कई कोलीग्स हैं जिन्होंने मैसेजेस किए। हम्म। तो इस बात का और शिद्दत से एहसास हो रहा है कि बाहर के कंट्रीज में और पाकिस्तान में कितना फर्क है और हम्म। क्यों हम पीछे हैं। और ये अगर चीज ना होना तो और वक्त पे जो है ना, क्योंकि होता है कि देखिए अर्ली वार्निंग साइंस जो है ना हम्म। वो रिकग्नाइज करना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, जहाँ फैमिलीज को और लोगों को अवेयरनेस आ जाए ना कि नफ्सियात के प्रॉब्लम्स में ये अर्ली वार्निंग साइंस है, जी। तो फिर वो वक्त पे इलाज भी कराएंगे और उनकी प्रोग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो सकेगा। मतलब वो जल्दी रिकवर हो सकेंगे राइट। राइट। और हो सकता है सिर्फ साइकोथेरेपी जो है ना वही काफी हो, जैसे आप बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये ट्रीटेबल है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए कंसल्ट करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट हैं। यही अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि बहुत सारी क्वेरीज आ तो रही हैं, लेकिन लोग चाहते ये हम्म। हैं कि नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। तो मैं चाहता हूँ ज़रा इस हवाले हम्म। से भी डॉक्टर साहब बात हो कि वेस्ट में क्या कल्चर है, क्या वहाँ पर भी लोग इतने ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, या फिर जब वो साइकियाट्रिस्ट किसी को विजिट करते हैं तो क्या वो भी इसी तरह इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते? क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब? मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में भी बताइए। देखिए आज से 25-30 साल पहले जो है ना हालात यहाँ पे भी कुछ इसके करीब करीब ही थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ा चेंज आया है। हम्म। मीडिया ने बड़ा काम किया जैसे माशाल्लाह से आप कर रहे हैं जी। और दूसरे जी। चैनल्स भी कर रहे हैं। तो इसमें अवेयरनेस लोगों की बेहतर हुई है। यहाँ पर हम्म। लोगों में एजुकेशन आई है, लोगों में तालीम आई है इस हवाले से कि दिमागी बीमारी जो है ना ये बहुत बड़ी माजूरी बनती जा रही है लोगों के हम्म। लिए। अच्छा, ये मैं जरा क्लियर करता हूँ कि दुनिया में इस वक्त कैंसर और हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है ना तो हम्म। वो मेंटल हेल्थ या दिमागी बीमारी है। जी बिल्कुल इस ऐसा ही वक्त है। नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, हम्म। जो जिसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं कि इंसान काम पे नहीं जा सकता, रिश्ते नहीं निभा सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। हम्म। ये वो चीजें हैं जो आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। और हर इंसान को दुनिया में कहते हैं कि 5 में से 1 को जिंदगी में एक दफा कम से जी। कम मेंटल इलनेस या दिमागी बीमारी से गुजरना पड़ता है। जी। और जी। पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि ये 3 में से 1 या 4 में से 1 होंगे, मतलब यहाँ पे परसेंटेज हाई है। जी। तो अगर हम ये इसी उस पर रहें कि हम इसको शर्मिंदगी समझें, हम समझें कि यार साइकेट्रिस्ट के पास जाना गलत है, इससे पहले हमें दम वगैरह कराना चाहिए या हम्म। फिर कोई और चीज ट्रीट करनी चाहिए, या फिर हम बुरा भला बोले उन मरीजों को या रिश्तेदारों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे हों कि जी। ऊपर से तो आपको कोई कट या खून या बैंडेज नजर नहीं आता, हम्म। तो वो उनसे इतनी हमदर्दी नहीं करते। वो कहते खाम खाई बैठा हुआ है, काम पे नहीं जा रहा है, क्यों जबकि जा सकता है, इसके पाँव में हाथ है, क्यों हिल के काम नहीं करता है या पढ़ता नहीं है। हम्म। ये लोग बुरा भला कहते हैं हम्म। कई दफा, ये नहीं समझते कि दिमागी बीमारी उनको बिल्कुल महफूज कर देती है अंदर से। जी। इतनी ज्यादा परेशान, आप पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हम्म। परेशानी की सोचें आती हैं, तो इन सब चीजों के साथ उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले आप ये जिक्र कर रहे थे कि याददाश्त का मसला बहुत कॉमन होता जा रहा है। जी। इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है नफ्सियात से, इसलिए कि जब आप इतने ज्यादा सोचों में होंगे, परेशान होंगे, मायूस होंगे, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो है ना, आपका ध्यान जो है हम्म। वो नहीं लगता, ना पढ़ाई पे लगता है ना काम पे लगता है। और जब आपका कंसंट्रेशन सही नहीं होगा ना, आप छोटी छोटी चीजें भूलने लगेंगे, आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, आप हम्म। अकेले होना पसंद करेंगे, आपको लोगों के साथ नहीं मिलना, या कई लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं अपनी जी। जिंदगी में क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं शो करूं कि मैं डिप्रेशन में हूं या घबराहट बेचैनी में हूं। हम्म। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, तंज और मजा का जो सेंस है वो कम होता चले जाता है, वो ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो दिमागी अमराज से बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां पकड़ लेते हैं हम्म। आस्ते आस्ते करके। फ्लू होता है जी, इन्फेक्शन होते हैं, इम्यूनिटी उनकी ड्रॉप हो जाती है, और बहुत सी बीमारियां ऐसी जो स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, खाने के चेंजेस आ जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में ज्यादा खाने लगते हैं जी। तो फिर उनमें वेट गेन होने का रिस्क होता है, साथ हम्म। साथ जो है ना डायबिटीज होने का रिस्क होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि समझना जरूरी है कि एक चीज से दूसरी चीज का ताल्लुक है, दिमाग से जिस्मानी हेल्थ का
बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ठीक ज्यादा। है। अच्छा, पाकिस्तान में आए ना तो यहाँ पे बहुत सी नेगेटिव चीजें तो हैं, लेकिन आइलैंड में भी जहाँ मैं हूँ मैं, जी जी यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकअप्स और सेपरेशंस बहुत ज्यादा है, जी बच्चों जी के जी लिए माँ बिल्कुल। बाप एक साथ नहीं है, बच्चों को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे जो शायद हमारे मुल्क में देते हैं। यहाँ पे ड्रग्स तो है ही, लेकिन शराब का नशा बहुत ज्यादा कॉमन है। जी फिर यहाँ पूरा सिस्टम जो है ना सूद पे है। जी तो ये कि जब इंसान 25-30 साल का होता है तो वो सूद पे आराम से घर तो ले लेता है, गाड़ी भी ले लेता है अच्छी, अ, वो इंश्योर्ड होती है, हर चीज ठीक चल रही होती है, लेकिन हर चीज उसको सूद खत्म करते करते ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जब तक बिल्कुल 55 सही। 60 65 होता है तब जाके वो पहला घर उतारता है। होता है कि यहाँ पर वैसे तो चीजें बड़ी साफ सुथरी अच्छी और लग रहा होता है कि आप लग्जरी में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ आप बीमार हुए या आप नहीं कमा सके 3 4 5 महीने के लिए, तो ये नहीं कि आपके पास रिजर्व्स होते हैं बहुत, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपका जो तब पैसा आ रहा होता है उसी तेजी से जा भी रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। वो अच्छा। एक स्ट्रेस वेस्ट में डालता है जो पाकिस्तान में नहीं है। हम्म पाकिस्तान में अच्छी चीजें हैं ना जो मैं समझता हूँ, हमारे हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हम्म वो भी हमें देखनी चाहिए। कि अगर हमें एजुकेशन अवेयरनेस मिल जाए ना और हम जी समझ जाए चीजों को, तो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ्स हैं। देखिए, हमारी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है, पहली चीज। जी हमारे यहाँ अभी भी प्यार करते हैं रिश्तेदार, माँ बाप प्यार करते हैं, चाहते हैं कि अपने बच्चों को तकलीफ ना हो। हमारे रिलीजन जो है ना उसकी वजह से हमारी रेजिलियंस अच्छी है, हमारा ईमान है, तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। वही कई चीजें हमें शुक्र है कि बच जाती हैं। ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है नफ्सियात में रिलीजन का होना बहुत ज्यादा। फिर हमें जाना पड़ता है जल्दी काम पे, इसलिए कि हमारे पास वो इंश्योरेंस या इतनी लंबी छुट्टियां नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमें जल्दी काम पे जाना पड़ता है। इस वजह से कहते हैं कि प्रोग्नोसिस ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का बेहतर है बाकी मुल्कों से, वेस्टर्न कंट्रीज से। क्योंकि यहाँ से लेवल एक दफा लग जाए ना आपको जी कि बीमार हैं, और फिर डिस्पेंसरी पे आप चले आते हैं, तो उनको ये परवाह नहीं होती कि चले हम घर में भी बैठे हैं तो हमें कहीं ना कहीं पेंशन आती रहेगी, हमें बिल्कुल ठीक दवाइयाँ है। भी फ्री मिलती रहेंगी। तो वो उसको लंबा खींच लेते हैं, और एक दफा बहुत लंबा खींच लेते हैं ना, तो फिर काम पे जाना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद जो हमारी डिस्कशन जारी रहेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद थे, डॉक्टर अवेस स्टूडियोज़ में मौजूद थे, और दोनों मेहमानों से गुफ्तगू हो रही थी जो नफ्सियाती मसाइल हैं इस हवाले से। डॉक्टर अवेस, ये फरमाइए, अभी कुछ देर पहले जैसे तस्करा हुआ कि अब नौजवानों में, ख़ास तौर पे बच्चों में, अच्छा अब कुछ जो सवालात आए वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब से आए हैं कि वो एक, जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी कि एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एक एजुकेशन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पा रहा। अब ये चीज़ बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल को जन्म देती है। फिर जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते, तो वो ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि जब मेरी एजुकेशन लाइफ इतनी अच्छी थी, करियर इतना अच्छा रहा, तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म एक तो नज़र नहीं आता, और फिर दूसरा ये कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिफ्लेक्ट होती है उनके काम के अंदर। इसको कैसे ओवरकम किया जाए, वो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि काउंसलिंग की जाए, कि क्या रोल है साइकियाट्रिस्ट का। जी बिल्कुल, देखें इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स हमारे पास जो इस टाइम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नवीद हैं हमारे पास, जी पीएचडी कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर हफ्सा हैं, डॉक्टर हारिस हैं, डॉक्टर नदीम हैं, डॉक्टर नासिर महमूद हैं, और डॉक्टर कमाल हैं। इन सबको लीड डॉक्टर शफीक यासीन कर रहे हैं जो एमडी हैं, कंसल्टेंट हैं, मैं भी होता हूँ। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि किस टाइम पेशेंट्स, बच्चों के साथ इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। कॉलेजेस में बाज़ औक़ात देखें उम्मीद के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। आप जिस टाइम जिस किसी भी डिग्री को ले रहे होते हैं, किसी का डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन पहले बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हम ये कर लेंगे तो हमारी सैलरी डायरेक्ट 2 लाख रुपए पे लगेगी या इससे ऊपर। हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है
कि आपको सिर्फ वो 2 लाख रुपए ऐसे नहीं मिलेंगे, उससे पहले आपको ये सब कुछ करना होगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। तो फिर मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, फिर जब आप मायूस होते हैं तो फिर आप वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। काम के ऊपर लोड, काम को सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे होते, परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीज़ें भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो फिर डिप्रेशन की आपको पता है मेंटल, उससे ही नफ्सियात से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम ये करते हैं कि कंडीशन देखी जाती है कि इसे साइकोथेरेपी की नीड है या कि मेडिकेशंस की नीड है या किसी और जनरल चीज़ों की है। तो हमारे पास कंप्लीट ये एक पैनल सिस्टम होता है जिसके अंदर ये सारे डॉक्टर हमारे पास मौजूद होते हैं। फिर हम वो केस देखते हैं किसकी तरफ हम रेफ़र कर सकते हैं या कौन साइकियाट्रिस्ट देखेगा, साइकोथेरेपिस्ट देखेगा, कौन इस केस को डील करेगा। तो फिर वो सारी चीज़ें, उसकी साइकोथेरेपी भी की जाती है, मेडिकेशंस की जाती हैं। डॉक्टर शफीक यासीन खुद देख रहे होते हैं पेशेंट्स को। अभी ये जो 2 बच्चों के केसेस थे, जो मैं तो कहता हूँ कि शायद मैंने भी शायद ये चीज़ थोड़ी पहली टाइम ही देखी है कि इस हद तक पीक पे जा गया है बच्चा कि वो नॉर्मली हमसे बात कर रहा है, उसका जिन मुझसे बात कर रहा है। तो और उसके बाद ये सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100 आउट ऑफ 100% रिकवर हुई हैं और बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव था। और उसने बाकायदा मुझे एक इंटरव्यू भी दिया कि मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे कोई चीज़ नज़र आती है, ना मुझे कोई दिखता है, पहले मुझसे बात करते थे, अब कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ना डर लगता है ना मुझे खौफ आता। तो ये जो इसकी सारी की सारी जो चीज़ें, अचीवमेंट जो है वो डॉक्टर शफीक को जाती है, जो उन्होंने इतनी ट्रीटमेंट, हाईली ट्रीटमेंट दी। बहुत अच्छा वो रहा उनका और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली बहुत खुश थी जब गई है। तो इसी तरीके से ही हमारे पास पूरा एक पैनल है, जो पैनल बैठता है और प्रॉपर तरीके से हम उस केस को फाइंड करते हैं कि बेसिकली केस किसका है। अक्सर जनरल दूसरे हॉस्पिटल्स में होता है कि एक ही डॉक्टर है या 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, उन्हीं के अंदर डिस्कस वो कर रहे हैं, उसी के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, पता नहीं चल रहा होता है तो बेसिकली डिजीज़ क्या थी। ठीक है। पेशेंट नफ्सियात का था, पेशेंट डिप्रेशन का था, पेशेंट के साथ साइकोसिस था, डिमेंशिया था, शिज़ोफ्रेनिया था, क्या इश्यूज़ है, पहले वो डायग्नोज, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल में डायग्नोज होती है। जब आपको डायग्नोज कर लेते हैं उस चीज़ को तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है। हमारे पास अक्सर क्या होता है, हम डायग्नोज नहीं करते, हम एक ही नफ्सियात के एक ही उसके अंदर पेशेंट को एडमिट किया और उसी के अंदर उसको लेके चलते हैं और वो बहुत लंबा केस हो जाता है और वो ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनको टाइम दिया जाता है और फिर हमारे पास टर्नीज होती हैं जो ऊपर जाती हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं उनको कलरिंग्स करवाना, पेंटिंग्स करवाना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी गेमिंग्स हो रही होती हैं, मेंटली गेमिंग्स करा के हेल्दी एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती हैं ताकि जल्द से जल्द रिकवर हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब इस एक बात बताएं कि सवाल ओवर थिंकिंग के हवाले से, कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं और काम के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं फोकस नहीं कर पाते। इसको कैसे क्योर किया जाता है? क्या इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं? क्योंकि अब जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है लोगों को एहसास हो रहा है कि हाँ, ये भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का हल ज़ाहिर है इसका किसी और चीज़ में पोशीदा नहीं है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं खुद से, लेकिन इसको कैसे क्योर किया जाता है और इसके अगर केसेस आपके पास रहे हो तो कैसा इसका ट्रीटमेंट रहा? मैं चाहूँगा ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, डॉक्टर शफीक इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और इसका रिजल्ट भी हमारे पास 100 आउट ऑफ 100% ठीक है। अच्छा, डॉक्टर शफीक एक दफ़ा फिर हमारे साथ लाइन पर हैं, उनको एक दफ़ा फिर वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये ओवर थिंकिंग के हवाले से बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या इसकी भी कोई ट्रीटमेंट है? ये चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी जी जी। सबसे पहले तो ये कि यासिर, ओवर थिंकिंग कैन बी रिलेटेड टू मैनी डिफरेंट डायग्नोसिस। मतलब वो बहुत सी अलग अलग बीमारियों से इसका ताल्लुक हो सकता है। एक कॉमन रीजन जो मैंने देखी है पाकिस्तान में ओवर थिंकिंग की, वो है बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी की डिसऑर्डर्स है ना, उसमें ओवर थिंकिंग बहुत होती है। उसमें होता ही है कि इंसान जो है ना, जब परेशानी की सोचें आ रही होती है ना इंसान को, तो वो बहुत सी सोचें एक साथ वो परेशान कर रही होती है, तेजी से चल रही होती है दिमाग के अंदर। तो मेरा नॉर्मली जो टेक है वो ये मैं कहता हूँ, समझाता हूँ कि देखिए, जो परेशानी की सोचें हैं ना, नॉर्मली फ्यूचरिस्टिक बेस्ड। आपको ये परेशानी होती है कल क्या करूंगा, मैं काम पे जाऊंगा तो ये मेरे बॉस ने बोला है, मेरे बच्चे क्या करेंगे, आगे क्या होना है, फ्यूचर के अप्रीहेंशंस हैं या इनसिक्योरिटीज हैं,
या परेशानियां हैं, वो इंसान को बड़ा परेशान करती हैं। बाकी कुछ पास से भी आ रही होती हैं, जो उसके गिल्ट होते हैं या ब्लेम होते हैं, होपलेसनेस होती है, तो वो सारी सोचें। मैं ये कहता हूँ कि आपके कंट्रोल में है ना एज एन इंसान, वो सिर्फ आपका हाल है, प्रेजेंट है। ठीक है। जब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, हम्म। तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, जी। इसलिए कि वो नुकसान तो आपको देगा, वो आपके कंट्रोल में है नहीं। फ्यूचर कल क्या होना है वो होना है, हम्म। उस पर बहुत ज्यादा परेशान होके आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो अगर आप सोचना कम कर दें या बंद कर दें हम्म। और प्रेजेंट में आ जाएं, तो बहुत सी सोचें जो एक्स्ट्रा सोचें हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। बिल्कुल आप ठीक है। उसको फोकस आपका बेहतर हो जाएगा। हम्म। उसके तरीके हैं कुछ जो बताए जाते हैं कि आप फ्रेश, जैसे अगर आप बैठे हैं इस वक्त जी जी। तो वो आप बैठे हैं तो ये सोचें कि मैं इस वक्त किस जगह बैठा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं हम्म। क्या सांस ले रहा हूँ, मेरे आसपास क्या चीजें हैं, मैं सोफा देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, या फिर मैं बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाऊँ। हम्म। आपके सेंसेस को लेके प्रेजेंट में, जैसे विजन है, आपकी आईज है, ईयर है, सुनने की ताकत है, टेस्ट की ताकत है, ये सारे सेंस, टच की ताकत है, ये सारी चीजें आप यूज करें हम्म। कि आप प्रेजेंट में रहें बिल्कुल ठीक और है। महसूस करें कि अभी मैं इस वक्त यहाँ प्रेजेंट में हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ, ना मैं कुछ सोचना चाहता हूँ किसी जी। और चीज के बारे में। तो जब वो आप ये करेंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आधे घंटे तक डेली, तो आपकी कई सोचें जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं वो आप सोचना कम कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये रियलाइज करें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, क्या ये नहीं कि क्या नहीं है और क्या हो सकता है। क्योंकि आप जो है ना ये पॉजिटिव जब सोचेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे तो कई चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेक्स अ बिग डिफरेंस। यहाँ से जो ये बात है कि 2 से 3 सेकंड के लिए आप सांस इनहेल करें, उसको हम्म। रोकें, फिर एक्सहेल करें, तो होता ये है कि आपका पल्स रेट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, आप काम ऑन फील रिलैक्स करते हैं, आपके मसल्स जो है ना उसको ऑक्सीजन मिलनी शुरू होती है। हम्म। तो ये जो पट्टों के दर्द है जैसे गर्दन में, सर में, इसमें काफी कमी आनी शुरू हो जाती है और आप रिलैक्स फील करने लगते हैं। हम्म। ये बहुत ही सुपरफिशियल तरीका है इन चीजों को डील करने का, लेकिन बड़ा इफेक्टिव है। तो आप ये बिल्कुल। ट्राई करके देखें ना कोई, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप फिर कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त है मैं उसको यूटिलाइज करूं, प्रेजेंट को, हम्म। और अच्छी कंपनी में यूटिलाइज करूं, अच्छे फ्रेंड के साथ, अच्छे दोस्त के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। तो वो बड़ा ही वैल्यूबल टाइम होता है, उसको हम सोच सोच के गंवा देते हैं, मसला ये है। और बिल्कुल फिर सोचें तेज 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 से चलती रहती, खासतौर रातों को। फिर बिल्कुल। दूसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमें नॉर्मली है कि हम स्मार्टफोन्स लेके रात को देखते रहते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं, कई हम्म। नेगेटिव खबरें आती रहती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हवाले से हो, चाहे हमारे मुल्क के हवाले से हो। तो वो आपको मजीद परेशान करती है। इकोनॉमिकल हालात पढ़ लेते हैं, हम्म। तो वो फिर आप और मजीद उस पर सोचते रहते हैं। तो ये चीज़ों का फायदा रात को नहीं है। राइट। आप डे में 1 घंटा जरूर दें, मेन खबरें पढ़ लें, लेकिन रात को सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले कतई कतई फोन यूज नहीं करें। आप रिलैक्स हो, पानी पिए, गर्म दूध पी लें, अच्छा शावर ले लें और रिलैक्स होके कोई काम कर लें। लेकिन इस तरह के स्टिमुलेटिंग काम बिल्कुल ब्रेन के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग को मजीद जो है ना तेज कर देते हैं और सोचों को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपने ठीक है डॉक्टर साहब, ये वाकई एक प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि जैसे भी आपने बात की कि एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा रात के वक्त एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इसको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है, और ये फिर हमें बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह डॉक्टर साहब जी। कुछ क्वेरीज आ रही हैं डिप्रेशन के हवाले से। अगेन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इस तरह की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन है कि एक नॉर्मल बंदा भी इसके बारे में सोचने पे मजबूर है, तो ये चीज़ तो बहुत इरिटेट कर रही है। इसको कैसे ओवरकम किया जाता है? और एक चीज़ अभी आपने कुछ देर पहले पॉइंट आउट की कि हमारे यहाँ जो ये जो रिलेशनशिप है वहाँ पे वेस्ट में इस हवाले से बड़े प्रॉब्लम होने लगी है या होती रही है। लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लगे हैं, जिसकी वजह से उनके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी गुफ्तगू कीजिए कि कैसे इसको जो है वो ठीक किया जा सकता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी। जी, बात ये है कि देखिए डिप्रेशन जो है ना हम्म। वो काफी रिलेटिव भी है। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अच्छा मुल्क है, हम्म। लेकिन मैं कल बैंक गया हुआ था किसी काम से, हम्म। और बड़ा यंग लड़का 16-17 साल का था, व्हील चेयर पे था, पूरी तरह से माजूर था, टांगे ओहो। उसकी काम नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रहे थे।
फिर मैं बाहर निकला तो एक और जवान लड़का, तकरीबन 25-26 साल का लड़का था, बैसाखी लेके चल रहा था, उसकी एक टांग नहीं थी उल्टी बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि देखें, हम कई पाकिस्तानी बहुत खुश नसीब हैं। देखिए, पैसे एक तरफ रख दें कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत अच्छी दी है जी। और हमें उसको संभालना जरूरी है। हमारी प्रायोरिटीज कभी कभी जो ना थोड़ी सी आउट हो जाती हैं। हमारे पास कभी कभी इतना पैसा होता है कि हम बाहर जाके खाना खा लेते हैं, कुछ चीज़ों पे खर्च कर लेते हैं। असल में बात यह है कि हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एंटर हो गए। पाकिस्तान में भी देखा देखी वाली बात है। शादियां हो रही हैं तो इसकी शादी ऐसी हो रही है, हमारे खानदान में ऐसी हो रही है, हमने ये कपड़े राइट, क्यों राइट। पहने, वो क्यों पहने। अब ये हालात पिछले दिनों अच्छे नहीं है, मैं शुक्र अल्लाह का कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं पिछली ईद पे मैंने नए कपड़े नहीं बनवाए। मैंने कहा यार पिछले साल के ईद के कपड़े पहन लूंगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ये नहीं कि ठीक है। मैं नहीं बनवा सकता था, लेकिन बात ये कि आप थोड़ी सी सादगी की तरफ आए बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिकली। ये नहीं कि वो लोग सादगी की तरफ आए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी सादगी की तरफ आना जरूरी है। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। वो एग्जाम्पल बनेंगे दूसरे लोगों के लिए कि हम बेगैर वजह फजूल खर्ची नहीं कर रहे। और ओके। फिर बाद ये कि जिसके पास है उसको थोड़ा सा किसी और के लिए करना चाहिए, बिल्कुल अपने ठीक है। लेवल पे, जिस लेवल पे भी वो कर सकता है। ऑलराइट। एक पाकिस्तानी के काम आना चाहिए। तो बात यही है ना कि हम डिप्रेशन से निकलने के लिए हमें सोशली जो है ना एक प्लान होना चाहिए, एक तरीकाकार होना चाहिए, तो भी हम निकलेंगे। लेकिन इंडिविजुअल बेस पे भी हमें, हमारे पास जो कुछ भी है, एक राइट, अल्लाह ताला राइट। ने एक इंसान दिया है, शुक्र अदा करके ठीक है। कोशिश करनी चाहिए, बेहतरी की तरफ देखें, पॉजिटिव सोचें। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम आयरलैंड। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी काम की बातें डॉक्टर साहब ने अभी बताई हैं, हमें चीज़ों को कैसे ठीक करने की ज़रूरत है। अवैस, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है और सवालात तो बहुत सारे आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपके जो सवालात आएंगे लोग शायद ये मेंशन आगे ना करें कि नाम ना जाहिर किया जाए। इसमें कोई मजाहका नहीं है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। यकीनन जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वेस्ट में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ, बड़े नॉर्मल सी चीज़ें हैं और उसको ट्रीट भी कर लिया जाता है। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें अब ख़राब होना शुरू हो गई हैं, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप के जो मामला हैं, इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर वेस, डॉक्टर शफीक यासीन, दोनों हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। और हमारी ये कोशिश है कि सद तक हम कामयाब हो रहे हैं इसके बारे में हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, अगर अपना कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल ऐसा इशू है या कोई ऐसा केस है जो आपके सामने हो या आपके अपने साथ मसला हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस है goodmorningkarachi k21@gmail.com। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं और जो भी आपका मसला है आप इस पर ज़रूर हमें बताइए, हम इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर वेस और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डॉक्टर शफीक यासीन भी पाकिस्तान में होंगे तो स्टूडियोज़ में उनसे फिर इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। अब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने